गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं। तो बहुत कुछ सर्टेन हो चुका है जिसको लेकर के कंफ्यूजन था कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल एक स्टेप जरूर आगे आ चुके हैं कि एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं। तो अब उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बच्चे लोगों, आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास में थे कि सर एक बार प्रोस्पेक्टस वाला जो हमारा चैप्टर है या कुछ सेलेक्टेड कुछ चैप्टर्स हैं जिनका रिवीजन एक बार आप करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं रिवीजन, और जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर जो आज लिया है वो है हमारा प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, जो बच्चों सेक्शन नंबर 23 से स्टार्ट होकर के जाएगा सेक्शन नंबर 42 तक। हाँ, इस पूरे में कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जो आप लोगों के कोर्स में इस अटेम्प्ट के लिए कवर नहीं है। आप लोगों को ऑलरेडी वो नॉलेज में है, वो सेक्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। बराबर। तो चलिए फटाफट से बात स्टार्ट कर देते हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर। सबसे पहले नंबर पे आप लोग देखें कि सेक्शन 2 क्लॉज 70 में इसका डेफिनेशन क्या कहता है। Any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus। बराबर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस का बेसिक मीनिंग आप लोग सब जानते हो कि प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी इनविटेशन करती है पब्लिक को ताकि वो उनकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई कर सके। बराबर, जनरल मीनिंग की अगर बात करूं, डेफिनेशन कहती है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस, और जिसमें शामिल है बच्चों, क्लियर आपको बोल के रखा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो आगे सेक्शन नंबर 32 में पढ़ने वाले हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी इसके अंदर कवर है जो आगे सेक्शन 31 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और कोई भी डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक। जैसा भी आपको मैंने कहा था कि आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो, किस चीज के लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटीज में शेयर्स आगे, डिबेंचर आगे, म्यूचुअल फंड्स आगे, बॉन्ड्स आगे, सारी चीजें हमारी आ गई। तो इन सब के लिए पब्लिक को इनवाइट करना है, वो डॉक्यूमेंट उसके लिए जो इश्यू होगा उसे कहा जाएगा सिंपली प्रोस्पेक्टस। अब सेक्शन वाइज बात करें तो सेक्शन 23 बच्चों पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर बात करता है। अगर पब्लिक कंपनीज की बात करूं तो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को 3 तरह से इश्यू कर सकती है। पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट जो आगे सेक्शन 42 में आप लोग पढ़ेंगे, और देन राइट इश्यू और बोनस इश्यू जो ऑलरेडी हम लोग आगे के चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। बराबर। देन उसके बाद में पब्लिक ऑफर भी 2 तरीके से हो सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर जैसा आप लोग देख रहे हो आईपीओ पहली बार, और उसके बाद फर्दर पब्लिक ऑफर जब भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम किया जाएगा, इट्स कॉल्ड सिंपली एफपीओ। बराबर। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो प्राइवेट प्लेसमेंट आप लोग सब जानते हैं, यही वाला पॉइंट है। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू करेगी, जो सेक्शन 42 में अपन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का आखिरी पॉइंट अपना वही है, और दूसरा राइट इशू और बोनस इशू अपना ही है। यानी डिफरेंस, जैसा कि आप लोग डेफिनेशन से डिफरेंस पढ़ के आते हो कि एक पब्लिक कंपनी पब्लिक में जा सकती है लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक के अंदर नहीं जाएगी। तो सिंपल सा पोर्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। बराबर। नाउ बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है बच्चों इस वक्त के अंदर रिवीजन, स्पीडी रिवीजन है बच्चे लोगों, ताकि कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को आप लोग मेरे साथ में रिवाइज कर सके। तो आइए टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस पे बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने लिया बच्चों सेक्शन 25 में कवर है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। हमने कहा सर ये क्या चीज है, आइए देखते हैं। कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट एनी शेयर डिबेंचर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। कहने का मतलब बहुत सीधा सीधा सा हो गया कि यहाँ पे कंपनी किसी को शेयर अलॉट कर रही है या अलॉट करने के लिए एग्री कर रही है, शेयर डिबेंचर सिक्योरिटीज आप बोलेंगे, जो आगे पब्लिक को दिए जाएंगे। बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो कंसेप्ट आ रहा है बच्चों, वो इशू हाउस का कंसेप्ट आ रहा है। यानी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी के सिक्योरिटीज को पब्लिक तक ले जाने का काम करेगा। बराबर। तो कंपनी क्या करेगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एंटिटी को अपने शेयर या तो अलॉट करेगी, अलॉट करने के लिए एग्री करेगी, ताकि उन शेयर्स को वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के पास में ले जा सके। आपको पढ़ाते वक्त मैंने कहा था जैसे केटरिंग वाला होता है, तो सेम वैसे ही कंपनी के शेयर्स के लिए अरेंजमेंट करने का काम ये पर्सन कर रहा है। Any document by which the offer of sale to the public is made shall deem to be a prospectus। अब कंपनी ने इशू हाउसेस को अपने शेयर्स दे दिए। सर इशू हाउसेस कौन है बच्चों? इशू हाउसेस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी के बिहाफ पे उनकी सिक्योरिटीज को पब्लिक में ले जाने का काम करेगा, बदले में अपना कमीशन लेगा, अपना फीस लेगा, अपना रेम्यूनरेशन लेगा, पर दे आर नॉट अंडर राइटर्स। समझेंगे इस बात को, ये लोग अंडर राइटर्स नहीं है। बराबर। इनका काम सारे अरेंजमेंट्स करना है और अपना फीस या रेम्यूनरेशन लेना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कंपनी ने इन लोगों को शेयर्स अलॉट किए या एग्री टू अलॉट किया, और
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, जिसके थ्रू ये पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, इट्स कॉल्ड सिंपली प्रोस्पेक्टस। वो भी प्रोस्पेक्टस है, इसीलिए हमने नाम दे दिया डीम्ड प्रोस्पेक्टस कि भाई वो भी प्रोस्पेक्टस की तरह से माना जाएगा, बराबर। अब कंपनी ने जब इस इशू हाउस को शेयर्स दिए या अलॉट किया, एग्री टू अलॉट किया, वहां से 6 मंथ में वो पब्लिक को ऑफर हो जाने चाहिए। बच्चे एमसीक्यू के हिसाब से टाइमिंग ध्यान रखिएगा, बराबर से। यानी जब इशू हाउस को कंपनी ने शेयर्स दिए हैं पब्लिक में ले जाने के लिए, सिक्योरिटीज दी है, एग्री किया है या अलॉट कर दिया है, तो वहां से 6 मंथ में वो पब्लिक को ऑफर हो जाने चाहिए। और कंपनी को ऑफर मेड की डेट तक पूरा कंसिडरेशन नहीं मिला है, होल कंसिडरेशन वाज नॉट रिसीव बाय द कंपनी। समझिएगा, कल को कंपनी ने 200 करोड़ का एक इशू निकाला और कंपनी ने इशू हाउस को 200 करोड़ के शेयर अलॉट किए कि आप आगे इनको पब्लिक को दे दीजिए। अगर इशू हाउस वो 200 करोड़ उसी वक्त कंपनी को पे कर देता है, तब तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह हो जाएगा कि आपने एक सिंगल पर्सन को शेयर अलॉट कर दिए, बराबर। तो कंपनी को पूरा पैसा कब आना चाहिए? जब पब्लिक को शेयर जाएंगे, वहां से पैसा आएगा, वो पैसा इशू हाउस जो आगे कंपनी को हैंडओवर करेगा। ये सीक्वेंस चलेगी। नंबर 4 में आप लोगों को ध्यान में रखना है। नंबर 5 देखिए, कंटेंट्स इसके वही रहेंगे जो सेक्शन 26 में होते हैं। सेक्शन 26 के सारे कंटेंट यहां पे भी रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें और इसमें आएंगी। नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी रिसीव बाय द कंपनी। अब नेट अमाउंट इसलिए लिखा क्योंकि जो भी पैसा कंपनी को रिसीव होगा पब्लिक से, उसमें से इशू हाउस का अपना रेम्यूनरेशन भी लेस होगा। तो कितना मिल सकता है कंपनी को, और प्लेस और टाइम जहां पे पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकती है, बराबर। कल को पब्लिक इशू हाउस से क्वारी करे कि भाई आपको कंपनी के शेयर इशू करने का क्या राइट है, आप क्यों इशू कर रहे हो, तो वो प्लेस और टाइमिंग भी इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा जाएगा, जहां पे पब्लिक का कोई भी पर्सन आकर के कंपनी और इशू हाउस के कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर सकता है, इनको देख सकता है, बराबर। सिंपल सी बात होगी। नाउ अभी इस प्रोस्पेक्टस पे साइन कौन करेगा? कंपनी के लोग तो कर ही रहे हैं, कंपनी के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन इशू हाउस से कौन साइन करेगा? क्योंकि इनकी भी बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनने वाली है फिर मिस स्टेटमेंट के अंदर, बराबर। तो अगर इशू हाउस है, कंपनी है, इशू हाउस खुद एक कंपनी है, बराबर। यानी एक कंपनी के शेयर को, सिक्योरिटीज को इशू करने की जिम्मेवारी दूसरी कंपनी ने ही ली है, क्योंकि इस कंपनी का काम ही क्या है? लोगों के लिए शेयर इशू या सिक्योरिटी इशू अरेंजमेंट करना। तो अगर वो एक कंपनी है तो उसके कोई भी 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, बराबर से। और अगर इशू हाउस एक पार्टनरशिप फर्म है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द पार्टनर जो है उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर अपने साइन करने वाले हैं, ऑथोराइज करने वाले हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सिंपल सा आपका सेक्शन नंबर है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, बोले तो सेक्शन नंबर 25। चलिए जी, अब इसी का एक और टाइप है बच्चों जो डेफिनेशन के अंदर भी कवर था, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टस स्पेसिफिक कंपनीज के लिए, सबके लिए नहीं है। A prospectus in respect of which the securities or class of securities, a prospectus in respect of which the security or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issue over 1 year from the date of opening of the first offer of securities। सर ये सब क्या लिख दिया बच्चों? समझिएगा, जब जब कंपनी सिक्योरिटी इशू करे तब तक कंपनी को प्रोस्पेक्टस डालना पड़ेगा। अब हमको लगता है कि अननेसेसरी मनी का, टाइम का वेस्टेज है, तो क्यों ने ऐसा कर दिया जाए कि जब फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज किया जाए उस वक्त में अगर आपने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जिसका नाम हमने दिया शेल्फ, बराबर, तो पहली बार इशू करने से लगा करके 1 ईयर तक का आपको मिल जाएगा एक टाइम पीरियड। समझ रहे हैं? वैलिडिटी पीरियड। उस 1 ईयर में अगर आपने दोबारा तिबारा भी सिक्योरिटीज को इशू किया तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इशू फर्दर प्रोस्पेक्टस। उस 1 साल के टाइम पीरियड में, जैसे 1 साल खत्म होगा फिर आप इशू करोगे, फिर आपको नया प्रोस्पेक्टस चाहिएगा, उसका वैलिडिटी भी 1 साल तक चलेगा। उस 1 साल के बीच में अगर आपने 2 बार भी सिक्योरिटी इशू किया तो आपको बार बार प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर क्या ऐसा सारी कंपनीज के लिए नहीं है? एनी क्लास और क्लास ऑफ कंपनी जो सेबी प्रिस्क्राइब करेगा, ज्यादातर ये होता है फाइनेंस कंपनीज के लिए, बैंकिंग कंपनीज के लिए, ध्यान रखिएगा, उनके लिए ये बेनिफिट दिया गया है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस को शेल्फ प्रोस्पेक्टस फॉर्म के अंदर इशू कर सकते हैं। अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। नाउ कंपनी शेल आल्सो फाइल द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब बच्चों एक सबसे बड़ी चीज आएगी कि अगर हमने 1 जनवरी को कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया, इसका वैलिडिटी 1 साल तक चलने वाला है, बराबर, यानी 31 दिसंबर तक। इस बीच में आप प्रोस्पेक्टस को 2-3 बार भी इशू करोगे तो उसके लिए सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कि आपको नए प्रोस्पेक्टस की, मतलब सिक्योरिटीज नई भी इशू करोगे, नया न्यू, तो आपको नया प्रोस्पेक्टस नहीं चाहिए। लेकिन यहां से यहां तक के 1 साल के वैलिडिटी पीरियड में सपोज करो कि हमने 30 जून को इशू किया सेकेंड टाइम,
तो इन 6 मंथ में देर आर लॉट ऑफ चेंजेस, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है, बराबर, मैनेजमेंट में चेंज होता है, कई सारी चीजों में चेंज होता है। तो वो चेंज पब्लिक को कैसे पता लगेगा? इसके लिए कंपनी इस प्रोस्पेक्टस के साथ में, मतलब जब सेकंड थर्ड टाइम करेगी तो वहां तक के चेंजेस को भी लगा देगी। जैसे आप लोगों की बुक के साथ में अमेंडमेंट के नोट्स लगते हैं, बराबर, तो कंपनी शेयर आल्सो फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और इसमें क्या क्या डालेगी? एक तो नए चार्जेस जो भी क्रिएटेड हुए, चार्ज वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, लोन के अगेंस्ट में अगर कोई भी एसेट मॉर्गेज किया है तो उसको लगाएगी। चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई चेंज है, बराबर, तो वो भी लगाएगी। उसके अलावा कोई भी मटेरियल चेंजेस अगर हो रहे हैं, एनी अदर, जैसा आपको मैंने कहा मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है, ओनरशिप में चेंज हो रहा है, और भी कोई इंपॉर्टेंट चेंज है तो वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिख दिया जाएगा। और वो पब्लिक को तो दे ही रहे हैं, लेकिन आरओसी को भी दिया जाएगा सब्सिक्वेंट ऑफर से पहले, है ना। तो 1 जनवरी को फर्स्ट किया, उसके बाद आपने 30 जून को किया, तो यहां से 30 जून तक के बच्चों जो भी चेंजेस हैं, फाइनेंशियल पोजीशन का चेंजेस है, नया कोई लोन के बदले में नया चार्ज क्रिएट किया है, और कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस अगर है तो वो आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिखिए और उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। सीधा सीधा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर्च मेमोरेंडम और ये वाला मेमोरेंडम और वो जो स्टार्टिंग वाला शेल्फ प्रोस्पेक्टस था जिसका वैलिडिटी 1 साल तक का है, दोनों मिलाकर के बन जाएगा प्रोस्पेक्टस। मतलब हमारी प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, है ना। क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था कि भाई एग्जाम के लिए हो सकता है कि नवंबर वालों को हमने क्या किया, मई वाली बुक दे दी, प्लस साथ में हमने अपने अमेंडमेंट्स लगा दिए कि ये दोनों मिलाकर के आपकी नवंबर की बुक बन गई, क्योंकि अमेंडमेंट्स हमने साथ में अटैच कर दिए। सेम काम यहाँ पे भी हो सकता है बच्चों। शेल्फ वाला प्रोस्पेक्टस जो मेन आपने प्रिंट किया था, प्लस साथ में आप मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लगा दो, चेंजेस वाली इंफॉर्मेशन लगा दो, ये मिलकर के पूरे प्रोस्पेक्टस का रोल प्ले कर देगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए जी, टाइप्स पे बात करते हैं बच्चों। ऑफर ऑफ सेल बाय द मेंबर। सर अब ये क्या चीज हो गई बच्चों, समझिएगा। सेक्शन नंबर 28 नया टाइप की चीज है। सर्टेन मेंबर ऑफ कंपनी प्रपोज देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। बच्चों समझ रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है? अब इसके अंदर मेन चीज हमारी क्या हो रही है कि कुछ हमारे मेंबर्स हैं और वो सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी प्रपोज देयर होल्डिंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, यानी कि वो ये चाहते हैं कि अपने शेयर्स को वो पब्लिक के पास में लेकर के जाएं। हाँ जी, यानी कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और उनकी ये डिजायर हो गई, उनकी इच्छा हो गई कि क्यों ना इन शेयर्स को पब्लिक के पास में लेकर के जाया जाए। जाओ भैया, बहुत अच्छी बात है। It can be made only in consultation with BOD and according provisions of Companies Act। बच्चों समझना, it can be made, ये कैसे हो सकता है? अब हमने कहा कि सर कोई भी मेंबर अगर अपने शेयर बेचना चाह रहा है तो कंपनी से क्यों कंसल्ट कर रहा है? बच्चों समझना, वापस से कंसेप्ट को समझना। सर्टेन मेंबर ऑफ कंपनी प्रपोज देयर होल्डिंग टू द पब्लिक, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बेच करके कंपनी को ही ये कह रहे हैं कि क्यों ना हमारे बिहाफ पे आप ही शेयर बेच दीजिए, ज्यादा हमारे पास में लोग आ जाएंगे शेयर परचेज करने के लिए। समझ रहे ना? तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इट कैन बी मेड कंसल्टेशन विद द बोर्ड एंड अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन भी साथ में फॉलो होंगे। एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर ऑफ सेल टू द पब्लिक। बच्चों समझना, अब यानी कुछ मेंबर हैं, उन्होंने बीओडी से बात किया, कंपनी को ऑथोराइज किया कि आप हमारे शेयर्स को मार्केट के अंदर लेकर के जाइए, हमारी सिक्योरिटीज को। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इसके लिए जो ऑफर फॉर सेल इशू होगा बच्चों, जो डॉक्यूमेंट इशू होगा, वो डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस, वो भी एक तरह का प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा। और समझिएगा, सारे प्रोविजन पब्लिक ऑफर वाले ही उस पे लगेंगे, एक्सेप्ट कुछ प्रोविजन नहीं लगेंगे। मतलब पब्लिक ऑफर के लिए सेक्शन 26 में जो कंसेप्ट आपको दिया, जो कंटेंट्स आपको दिए, वो यहाँ पे भी फॉलो होंगे, सिवाय कुछ चीजों के। एक तो इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा बच्चों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये शेयर कंपनी अपने न्यू शेयर्स इशू नहीं कर रही है, ऑलरेडी इशूड शेयर्स को ही और दोबारा इशू करने की बात करिए, वो भी ये कंपनी के शेयर नहीं है अभी। समझिएगा, कंपनी को सिर्फ एज एन एजेंट उन शेयर होल्डर ने ऑथोराइज किया है कि आप हमारे शेयर्स को बेच दीजिए। शेयर हमारे हैं, कंपनी को उसको सर कंपनी को क्या फायदा बच्चे? कंपनी को बीच में कमीशन मिल जाएगा उसका, अदरवाइज कोई शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं, वो तो ऑलरेडी इशूड है, बराबर। सेकंड, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, बट ऑब्वियस है इसमें नहीं आनी है क्योंकि पैसा कंपनी के पास में नहीं आ रहा है। और स्टेटमेंट बाय द बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। जनरली प्रोस्पेक्टस में बोर्ड ये लिखता है ना कि पैसा कहाँ यूटिलाइज करेगा, लेकिन ये पैसा, जैसे मैंने आपको कहा, कंपनी के लिए नहीं है, ये पैसा उन शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा।
कंपनी सिर्फ एक मीडिएटर का काम इसके अंदर कर रही है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। दीज मेंबर शैल कलेक्टिवली ऑथोराइज द कंपनी, ये देखिए ये मेंबर कलेक्टिवली कंपनी को ऑथोराइज करेंगे टू टेक ऑल एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफर ऑफ सेल एंड रीएम्बर्स द कंपनी ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड, है ना। तो जैसे हम कंपनी के 10 बड़े शेयर होल्डर है, हमारे पास में एक अच्छा स्टेक पड़ा हुआ है शेयरिंग का, और हम चाहते हैं कि उसको बेच दें, तो हमने कंपनी को ही ऑथोराइज कर दिया, बराबर। कंपनी के सारे खर्चे हम देने को तैयार है, प्लस कंपनी का जो कमीशन होगा हम देने को तैयार है। कंपनी को सिर्फ ये करना है कि प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना है, और अच्छा लोगों को ये बताना है बकायदा, द प्रोस्पेक्टस इशूड शैल डिस्क्लोज द नेम ऑफ दीज मेंबर। ऐसा नहीं कि पब्लिक के साथ चीटिंग हो रही है, पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि भाई ये शेयर होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स हम बेच रहे हैं, उनके बिहाफ पर कंपनी का इसमें सिर्फ एक मीडिएटर का रोल है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो लेकिन इसके लिए जो डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करेगी बच्चों, वो भी एक तरह का प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा, शेल डीम टू बी अ प्रोस्पेक्टस। 3 इंफॉर्मेशन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन मनी और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी उसमें नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें उसमें लगभग वही है जो एक प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। दिस इज कॉल्ड सिंपली ऑफर ऑफ सेल बाय मेंबर, सेक्शन नंबर 28। चलिए जी, सेक्शन नंबर 32 पे हम लोग पहुंच गए बच्चों। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, आरएचपी सर ये क्या कांसेप्ट होता है बच्चों? मेन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले एक प्रोस्पेक्टस और इशू किया जा सकता है। हाँ, प्रोस्पेक्टस डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस, यानी मेन प्रोस्पेक्टस इशू करें उससे पहले हम लोग एक और काम कर सकते हैं, आरएचपी इशू कर सकते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और इसकी खास बात होगी कि इसमें क्वांटिटी और प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है बच्चों, समझना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे नहीं बताएंगे, प्राइस पर शेयर की अभी कितनी है, मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन मार्केट प्राइस कितना है सर, मार्केट को डिसाइड करने दो, हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इट में इशू कंपलसरी नहीं है, कंपनी चाहे तो काम में ले, टू इशू प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले इसको इशू किया जाता है बच्चों। इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट। और जब पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगा उसके 3 दिन पहले ये जो आरएचपी है ये आपको आरओसी को भी सबमिट करना चाहिए, बराबर। सर इससे फायदा क्या होगा बच्चों? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पब्लिक को हमने सिर्फ ये कह दिया, लेकिन आपको जैसा मैंने कहा था इसमें प्राइस बैंड दिया जाता है, बराबर। हम बता देंगे कि भाई हमारे शेयर जो है वो 100 रुपए से 120 रुपए, मार्केट वैल्यू भले 10 रुपीज है, लेकिन 100 से 120 के बीच की कोई भी प्राइस जो है उसके अंदर फिक्स हो जाएगी, बराबर। पब्लिक क्या करेगी बच्चों? मैक्सिमम इसमें जो हमने प्राइस बैंड जो हमने रखा है, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस, इसके हिसाब से अपना पैसा कंपनी के पास भेज देगी, फिर कंपनी प्राइस का फाइनलाइजेशन करेगी। अगर 120 ही फाइनल होता है तब तो ओके, आपने पैसा दे दिया, कंपनी ने ले लिया। इसमें 100% पैसा एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया जाता है, इवन इंक्लूडिंग प्रीमियम भी। बाई चांस कंपनी ने शेयर की वैल्यू 110 रखी है तो आपने जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया वो आपको वापस से रिटर्न हो जाएगा, बराबर। नाउ इस बीच में अगर कोई भी वेरिएशन हुए, बराबर, आरएचपी आपने इशू किया, फिर आप मेन प्रोस्पेक्टस इशू करोगे या पब्लिक जब शेयर लेगी, इस बीच में अगर कोई भी चेंजेस हुए तो वो भी हाईलाइट कर दिए जाएंगे। वो जब वापस प्रोस्पेक्टस निकलेगा तो उसके अंदर लिख दिए जाएंगे। जिस वक्त में ऑफर अपनी क्लोज हो जाएगी तो कुछ डिटेल जो अधूरी है वो अपने आप को आरओसी और सेबी को देनी पड़ेगी, है ना। एक तो टोटल कितना कैपिटल रेज हुआ, आपने क्लोजिंग प्राइस सिक्योरिटीज का क्या लिखा है, और कोई भी ऐसे चेंजेस जो पहले से आरएचपी में नहीं थे। सर ये कंसेप्ट क्या है बच्चों? ये कंसेप्ट बुक बिल्डिंग कंसेप्ट है, तो सेबी के अंदर आप सीए फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, जिसमें कंपनी पब्लिक को बस ये बता देती है कि भाई हमारे शेयर्स आ रहे हैं, आप शेयर्स के लिए अप्लाई करिए, और इतना मिनिमम से इतने मैक्सिमम प्राइस के बीच में कोई ना कोई अमाउंट जो है वो डिसाइड होगा। अब अगर किसी कंपनी का गुडविल बहुत जबरदस्त वाला है बच्चों, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। नहीं तो कंपनी पहले से मार्केट प्राइस डिसाइड करे, यहाँ पे कंपनी खुद ही अपने सर्वे के थ्रू एक मार्केट प्राइस लमसम निकाल करके पब्लिक को दे देती है, और जैसा एप्लीकेशन आती है उसके बेस पे अपना प्राइस फाइनल करती है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अच्छा, चेंजेस जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। सर ये कौन सी कंपनी कर सकती है बच्चे? ये हर कंपनी कर सकती है, आरएचपी का कोई कंसेप्ट नहीं। आरएचपी कोई भी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक में जाना चाह रही है वो अपने प्रोस्पेक्टस से पहले एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, बराबर। रेड हेरिंग का मतलब ही एक तरह से हिंदी में होता है छलावा, बोले तो फिक्शन क्रिएट किया जाता है कंपनी को लेकर के। तो लोग कंपनी की गुडविल के हिसाब से, कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी जो प्रॉफिट मेकिंग है, उसके बेस पे फिर ये डिसाइड करती है कि कितना पैसा हम इस कंपनी के शेयर में लगाने को तैयार है। तो इट इज अ कंसेप्ट ऑफ सिंपली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अपने को ध्यान में रखना है। 2 चीजें गायब होती है इसमें स्टार्टिंग में, क्वांटम और प्राइस। एक बार आपने अप्लाई कर दिया इस मैक्स प्राइस के ऊपर, उसके बाद में कंपनी प्राइस फिक्स करती है। हाँ, प्राइस अब इसके बीच में ही रहेगी, ना 120 से ऊपर जाने वाली है ना 100 से कम जाने वाली है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। नाउ बच्चों, टाइप्स के बाद प्रोस्पेक्टस के मैटर्स क्या होते हैं?
आइए देखिए, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 26, कंटेंट्स, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी सेबी डिसाइडेड करेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ सारा मैटर सेबी को दिया गया है, सेबी इस वक्त आपके कोर्स में नहीं है, तो हमने कहा कि प्रोस्पेक्टस में क्या कुछ लिखेंगे सर, जो सेबी एक्ट में लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन इसमें जरूर करनी पड़ेगी कि जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन थे वो सारे के सारे पूरे कर दिए, एज वेल एज कुछ भी ऐसा नहीं है जो सेबी एक्ट या स्कैरा, बच्चों सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट भी लगता है पब्लिक कंपनीज के लिए जो पब्लिक में जा रही है, तो एक तरह से तीनों एक्ट को आपने कंप्लाई किया है, कंपनीज एक्ट हो चाहे सेबी हो चाहे स्कैरा हो, इसके अगेंस्ट पे आप नहीं गए हैं, ये डिक्लेरेशन करना पड़ता है। अब फाइलिंग की बात बच्चों, छोटे से बात है, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन। आप लोग जानते हो पहले पब्लिक में जाने से पहले कॉपी आरओसी को देना पड़ेगा, बराबर, बहुत सही है। और बच्चों ये करने से पहले आपको उसको ऑथराइज कराना पड़ेगा, मतलब जब आप ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास भेज रहे हो उससे पहले जो भी आपके इशू के मैनेजर्स हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें आपने अप्लाई किया है, या लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपके शेयर्स को अंडरराइटिंग कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, उन सबके साइन भी उस पर चाहिएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो सर ये लीड मैनेजर्स बच्चों, ये जनरली बैंक्स ही होती है या ऐसी एजेंसीज होती है जो आपके इशू को पूरा संभाल रही हैं, उसमें मदद कर रही हैं, तो उनके साइन चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज जहां आपने अप्लाई करके रखा है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अंडरराइटर्स जो भी है उनके सिग्नेचर भी उस पर होंगे, और ये अपने को आरओसी को सबमिट करवा देना है। और सबसे बढ़िया बात, एमसीक्यू बन सकता है, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड विद इन 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरओसी, यानी कि आरओसी के पास जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसके 90 डेज के अंदर ये प्रोस्पेक्टस जो है वो पब्लिक को इशू हो जाना चाहिए। उससे लेट किया तो ये माना जाएगा इररेगुलर अलॉटमेंट है, यानी ऐसे माना जाएगा जैसे आपने प्रोस्पेक्टस को बगैर रजिस्टर्ड करवाए शेयर इशू कर दिए हैं, ठीक है। और अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं हुआ आपका, ये जो सेक्शन 26 है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो आपने फॉलो नहीं की तो पेनल्टी लगेगी बच्चों। कंपनी के अगेंस्ट में मिनिमम 50,000 से मैक्स 3 लाख का पेनल्टी है। और एवरी पर्सन जो नोइंगली अ पार्टी ऑफ इशू था, जानबूझ करके, जो भी जिसको पता था सारी चीजों के बारे में, उसके अगेंस्ट में बच्चों इम्प्रिजनमेंट है, 3 साल का मैक्सिमम है, फाइन 50,000 से लगा करके 3 लाख तक का, या फिर जेल, और ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। नॉर्मल से अपना पॉइंट है, तो ये सेक्शन नंबर 26 है आपका, आपको ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। सुपर फास्ट रिवीजन हमारा चल रहा है, जिन लोगों ने भी चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है मेरे साथ में रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को। हाँ बच्चों, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका बनता है वेरिएशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 27। कई बार आपने अपना प्रोस्पेक्टस किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए किया होता है इशू, है ना, कि भाई ये पैसा आएगा तो इससे हम ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ये प्रोजेक्ट पे करेंगे, आप पब्लिक को यूटिलाइजेशन पहले से बताते हो। कई बार ऐसा हुआ कि पब्लिक से पैसा आ गया, लेकिन हमारे उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए रॉ मटेरियल की रेट कम हो गई, लेबर की रेट कम हो गई, और काफी कम में ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो हमारे पास सर एक्स्ट्रा पैसा बहुत बच गया। अब उसका क्या करें? तो क्या कहीं उसको किसी और ऑब्जेक्ट में खर्च कर सकते हैं क्या? उसके लिए आपका सेक्शन है, कर सकते हो भाई, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, 75% का कंसर्न लेना पड़ेगा, बराबर। जो भी शेयर होल्डर्स हैं 75% और मोर का कंसर्न ले लो, और नोटिस टू शेयर होल्डर जो भी दे रहे हो आप, उनको जो नोटिस भेजते हो ना मीटिंग से पहले, वो एक इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट भी होना चाहिए, बराबर। फिर बच्चों वेरिएशन के रीजन भी आप डिस्क्लोज करोगे नोटिस के अंदर कि भाई पैसा वहां पे हमारे पास बच गया है, 200 करोड़ हमने मंगवाए थे, वहां 150 करोड़ में काम हो गया, 50 करोड़ एक्स्ट्रा है, बराबर। और इस नोटिस को कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डालने वाली है, बहुत सिंपल है, एसआर पास कर दो। लेकिन बच्चों कई ऐसे शेयर होल्डर होंगे तो डिसेंडिंग भी होंगे। अच्छा, ऐसा डिसेंडिंग का पावर हर जगह नहीं मिलता है कि जो जो डिसेंडिंग हो उसको कह दो जाओ कंपनी से पैसा ले लो, ना ना, ये कुछ ही सेक्शंस के अंदर है, जैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एक एग्जिट ऑफर दी जाएगी, चलो ठीक है सर, एक काम करो, आपको नहीं जम रहा है तो आप शेयर वापस दे दो कंपनी के, कुछ लोग हैं जो खरीद लेंगे, और अपना पैसा लेकर के जो भी उस वक्त की मार्केट प्राइस है सेबी डिसाइड करेगा, आप जाइए, ठीक है। तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एग्जिट ऑफर दी जाएगी, प्रमोटर देंगे या जो मेजर शेयर होल्डर है कंपनी के वो देंगे, एक तरह से जिन्होंने कंसेंट दिया हुआ 75% और मोर का, वो देंगे कि भाई आप लोगों को नहीं जम रहा है, ओके सर, आप कंपनी को छोड़ करके जा सकते हैं, और आपको हम वो प्राइस पे करेंगे जो सेबी डिसाइड करेगा, जनरली जो भी उस वक्त की मार्केट प्राइस है जो सेबी डिसाइड करेगा, उस प्राइस को आप लीजिए और आप कंपनी से टाटा बाय बाय हो जाइए। नहीं जाना चाह रहे हैं तो रुके रहिए, भले आपने कंसेंट नहीं भी दिया था, लेकिन रुके रहिए, कंपनी के अंदर जबरदस्ती नहीं है ये कोई, लेकिन उनके साथ में चीटिंग नहीं हो, कल को उनको ये नहीं कहते कि बोला कुछ और लगा कहीं और दिया, हमको तो पैसा नहीं लगाना था यहाँ पे, तो सर आपके लिए एग्जिट ऑफर है, आप जा सकते हैं, टाटा बाय बाय कर सकते हैं, ऐसा है सेक्शन नंबर 27 में।
चलिए जी, तो जो 229 बहुत सिंपल सी बात करता है, डीमेटलाइज फॉर्म की, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड सच अदर अनलिस्टेड क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी मे बी प्रिस्क्राइब शैल इशू सिक्योरिटीज ऑन ए डीमेट फॉर्म। बच्चों समझना, कोई भी कंपनी पब्लिक कंपनी है जो पब्लिक ऑफर पे जा रही है, या ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड है लेकिन जिसको मान लीजिए कि प्रेस्क्राइब कर दिया गया है कंपनीज एक्ट में कि भाई ये कंपनियां जो हैं भले वो अनलिस्टेड क्यों ना हो, कि डीमैट में ही करेंगी, तो फिर वो डीमैट फॉर्म में ही करेंगी। और डिपॉजिटरीज एक्ट इसके लिए बच्चों काम करता है डीमैट के लिए। वैसे अपन ने क्या पढ़ा, सेबी एस कह रहा है, लेकिन डीमैट के लिए एक और एक्ट बना हुआ है डिपॉजिटरीज एक्ट, उसके प्रोविजंस को, उसके रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। और आगे जब ये कंपनियों के लोग शेयर को ट्रांसफर भी करेंगे तो भी डीमेटलाइज फॉर्म में ही करने वाले हैं। मतलब शेयर हेल्ड भी, अच्छा यू प्रैक्टिकली देखो तो लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स आजकल डीमेट के अंदर ही है, तो हम कह ही रहे हैं एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। उसके अलावा भी कुछ अनलिस्टेड कंपनियां भी हो सकती है जो अभी तक हो सकता है कि लिस्टेड नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी लॉ ने प्रेस्क्राइब कर दिया कि आपको डीमेट में रखना है तो रखना है, ठीक है। इनके अलावा जो कंपनियां बचेगी बच्चों, अदर कंपनीज, वो अपनी सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करवा सकती हैं डीमेटलाइज फॉर्म के अंदर, बराबर, और इशू सिक्योरिटीज इन फिजिकल और डीमेट, आपकी चॉइस है। यहाँ जो ऊपर कंपनीज आ जाएंगी, खास करके लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अदर स्पेसिफाइड कंपनी, उनके अलावा जो बच गई प्राइवेट कंपनीज और दूसरी कंपनीज, उनके पास चॉइस है। पहले से आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो डीमेट में कन्वर्ट करवा लीजिए, ठीक है। या आप नया इशू करना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो डीमेट में कर दीजिए, चाहे तो आप फिजिकल फॉर्म में कर दीजिए, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट दे रखा है। अदर कंपनीज में, खास करके प्राइवेट कंपनीज बच्चों इसके अंदर कवर हो जाती है, जो ऊपर वाली लिस्ट के अंदर कवर नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। छोटा सा पॉइंट है डीमेटलाइज का। चलिए जी, एक्सपर्ट बच्चों, एक्सपर्ट का रिपोर्ट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होता है तो उसका डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट इंक्लूड एन इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको उसकी डिग्री या पावर देती है कि वो सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, बराबर, जिस चीज को उसने वैल्यू किया, ऑथोराइज किया, है ना, वो एक्सपर्ट कहलाएगा। पावर और अथॉरिटी टू इशू अ सर्टिफिकेट इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स। जैसे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सीए को पावर है ना। लॉ की कंप्लायंस के बारे में सीएस को पावर है कि सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैटर में कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। बिल्डिंग का कोई आपको उसका स्ट्रेंथ देखना है, मजबूती देखना है तो इंजीनियर है। उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वैल्यूअर है। तो इनके पास में जो डिग्री है वो इनको पावर देती है कि सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड एक्सपर्ट। तो उसका ओपिनियन प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होता है। हम लोग जानते हैं कई बार कंपनी चाहे तो कर सकती है भाई। सर इससे फायदा क्या होता है बच्चे, इससे शेयर होल्डर, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर है, इंटेंट शेयर होल्डर है, उनके ऊपर एक इंप्रेशन जाता है। उनका डिसीजन और स्ट्रांग होता है कि हाँ भाई एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दिया है तो मतलब कंपनी अच्छी होगी, इसमें पैसा लगाना चाहिए, बराबर। तो उसका रिटन कंसेंट उसके अंदर है। He has not withdrawn his consent, उसने अपना कंसेंट विड्रॉ भी नहीं किया है। मतलब पहली चीज, उसका रिपोर्ट कब आएगा हमारे प्रोस्पेक्टस में, पहली चीज उसका रिटर्न कंसेंट आया है। सेकंड नंबर, उसने कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया है। तीसरा नंबर बच्चों, वो आउटसाइडर है। छोटा सा पॉइंट क्या हो गया, ही इज आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी। वो ही इज नॉट और हैज नॉट बीन एंगेज और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। यानी न तो वो था न है कंपनी के फॉर्मेशन में, कंपनी के प्रमोशन में, कंपनी के मैनेजमेंट में, कहीं से भी वो बंदा जुड़ा नहीं है। क्योंकि आउटसाइडर होगा तभी लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। आज सपोज करो बिरला कंपनी है, कुमार मंगलम बिरला खुद चार्टेड अकाउंटेंट है, ठीक है। अब उनके प्रोस्पेक्टस के अंदर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट वो खुद ही अगर एक्सपर्ट रिपोर्ट दे रहे हैं तो लोग क्यों भरोसा करेंगे कि नहीं आप ही की कंपनी, आप तो अच्छी रिपोर्ट दोगे ही दोगे, है ना। इसीलिए ही मस्ट बी आउटसाइडर, अपने को ध्यान में रखना है। छोटा सा पॉइंट है, खत्म हो गया बच्चों। नेक्स्ट पे आगे, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सबको पता है। प्रोस्पेक्टस जहां पे अनट्रू स्टेटमेंट आपने डाल दिया है, बराबर, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो लोगों को मिसलीड कर रहा है, या कोई चीज लिखना आप भूल गए हो, ओमिट कर दिया है आपने, ऐसी चीज को हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट वाला केस बहुत फेमस केस है। कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया था कि लास्ट 3 ईयर से हम प्रॉफिट जो है डिविडेंड पे कर रहे हैं, और एक चीज हाइड कर ली कि कंपनी लॉसेस में है, और ये प्रॉफिट कैपिटल से दिया जा रहा है, कैपिटल प्रॉफिट से। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट कंपनी ने छुपाया, बराबर। इट इज अ मैटर ऑफ मिस स्टेटमेंट, समझ रहे हैं। तो अनट्रू स्टेटमेंट लिखना, मिसलीड करना, चीजों को जानबूझ करके ओमिट कर देना जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं, झूठ बोल रहे हो एक तरह से, इट्स कॉल्ड सिंपली मिस स्टेटमेंट, बराबर। अब मिस स्टेटमेंट के लिए केस करने का आपको राइट मिलता है कंपनी और ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, लेकिन उसी को राइट मिलेगा बच्चों जिसने शेयर परचेस किए हो या सिक्योरिटी परचेस की ऑन द फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस। समझ रहे बात को।
सपोज करिए मैंने कंपनी के प्रोस्पेक्टस के भरोसे पे शेयर परचेस किए, मतलब कंपनी ने इशू निकाला था, मैंने प्रोस्पेक्टस देखा और उसके बेस पे शेयर खरीदे। अब अगर प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट होता है तो आई हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस। अब मैंने वो शेयर आपको बेच दिए, बेचने के बाद भी आपको पता लगा कि प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था एंड यू वांट टू फाइल सूट अगेंस्ट कंपनी, आप नहीं कर सकते हो, यू कांट, नहीं कर पाओगे, बिकॉज प्रोस्पेक्टस के बेस पे डायरेक्टली मैंने शेयर परचेस किए थे, तो ओनली आई हैव राइट। अच्छा, मैं भी अब राइट नहीं रखता हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सोल्ड शेयर्स टू यू, मैंने आपको शेयर बेच दिए तो मेरे राइट्स भी हाथ से गए, बराबर। तो अ पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड फॉर शेयर और डिबेंचर ऑन द फेथ ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेजेस कैन sue, सिर्फ वही केस कर सकता है। परचेजर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, जो भी मैंने एग्जांपल दिया वो सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल था बच्चों, तो सेकेंडरी मार्केट से परचेस करने वाले को कभी भी केस वेस करने का कोई राइट नहीं मिलेगा, कोई रेमेडी वेमेडी उसको कुछ भी मिलने वाली नहीं है, ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, आराम से आप लोग कर लेंगे। अब इसमें लाइबिलिटीज क्या बनती है बच्चों, दो तरह की लाइबिलिटीज मेन हो गई, एक क्रिमिनल एक सिविल। क्रिमिनल बोले तो जेल जाना पड़ेगा, और क्रिमिनल लाइबिलिटी बच्चों कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे पनिशमेंट है। देखो, एवरी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने किया हो प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज, समझ रहे हैं, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस शेल बी लाइबल फॉर फ्रॉड अंडर 447, जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया हो वो बंदा यहाँ पे उस पर 447 ऑलरेडी फ्रॉड का सेक्शन है, पूरा आप लोग पढ़ के आए हो, वो लगने वाला है, बराबर। अब ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन कंपनी पर नहीं लगता है, क्योंकि 447 कंपनीज पे नहीं लगती क्योंकि इंप्रिजनमेंट है। एक्सपर्ट पे भी नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि एक्सपर्ट ने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज नहीं किया है, उसने सिर्फ अपनी रिपोर्ट दी है, वो सिर्फ अपने रिपोर्ट के कंटेंट्स के लिए लायबल है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली कौन कौन आते हैं बच्चे, कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, ये सारे लोग जनरली इसके अंदर कवर है, जो भी जिसने प्रोस्पेक्टस के इशू को ऑथोराइज किया हो, बराबर। लेकिन दिस शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन, बचने का रास्ता भी हमने दिया, अगर कोई बंदा जैसे डायरेक्टर्स के ऊपर केस हो गया और अगर वो ये प्रूव कर देता है, क्या प्रूव कर देता है बच्चों, समझना, सच स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमटेरियल। अगर जिन डायरेक्टर्स के ऊपर केस हुआ उन्होंने बोला कि सर ये जिस बेस के ऊपर आप कह रहे हो मिसस्टेटमेंट है, ये चीज इमटेरियल थी, इसका कोई लेना देना था ही नहीं, बराबर, समझ रहे हैं। यानी कंपनी की नेटवर्क, सपोज करो कि भाई कंपनी की एसेट की वैल्यू जो है वो एक्चुअल कंपनी के एसेट की वैल्यू मान लीजिए 15,000 करोड़ की थी, 15,000 करोड़ की थी, और हमने गलती से उसमें 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया कम बता दिया है या ज्यादा बता दिया है, तो बच्चों इमटेरियल इंफॉर्मेशन थी। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप मिस स्टेटमेंट का सूट फाइल जो है वो नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, कई बार अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट याद करो, हमने एक डायरेक्टर का नाम गलत लिख दिया, अब उस डायरेक्टर को आप वैसे भी नहीं जानते थे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इमटेरियल थी। याद करो, फाउंडेशन में अपना सतीश वाला एग्जांपल अपन लेते थे कि सतीश इज आवर डायरेक्टर, जबकि सतीश डायरेक्टर है ही नहीं, बट शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदे उसका सतीश से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपको सूट फाइल करने का राइट नहीं, बिकॉज आपके लिए वो चीज इमटेरियल है। सेकेंड नंबर, he has reasonable ground to believe that the statement was true, वो पर्सन ये कोर्ट में प्रूव करे कि सर मैं तो एंड तक ये मान के चल रहा था कि जो स्टेटमेंट वहां दिया गया है वो एब्सोल्युटली ट्रू है, बराबर, समझ रहे हैं ना आप बात को। हो सकता है वो ये कह दे कि सर कोई एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर मैंने भरोसा किया था, या हमारी इनोसेंट मिस्टेक है बच्चों, अपन याद है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ते थे फाउंडेशन के अंदर, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन प्रूव करते हैं कि सर आई हैव रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि जो भी मैंने वहां पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया वो ट्रू था, हम ऐसा मान के चल रहे थे, इनोसेंटली हमने काम किया है, इंटेंशनली हमारा काम नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे फिर ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज क्रिमिनल सेक्शन अप्लाई होगा, पेनल्टी भी है, जेल भी है। सिविल लाइबिलिटी, सिविल में बच्चों अब क्रिमिनल के अंदर उनको सजा तो मिल गई, लेकिन शेयर होल्डर को क्रिमिनल में क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं, समझ रहे हैं। जिस शेयर होल्डर ने केस किया उस बेचारे को क्रिमिनल में कुछ फायदा थोड़ी मिल रहा है, जो भी पेनल्टी वेनल्टी तो गवर्नमेंट के पास जा रही है, वो बंदा जेल जा रहा है, उसके लिए सिविल लाइबिलिटी है बच्चों सेक्शन 35, इसमें कंपनी खुद भी आ गई, उसके अलावा जो भी पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथोराइज किया हो, लाइक डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, सर इसमें, लेकिन अब सर अभी तो आपने बोला था एक्सपर्ट ने उसको ऑथोराइज नहीं किया, बच्चे ऑथोराइज करने वाले लोग तो डायरेक्टर प्रमोटर हो गए, उनके अलावा और कौन कौन है, एक्सपर्ट भी, सेक्शन ने डायरेक्टली बोल दिया कि 35 तो हम एक्सपर्ट पे भी लगाएंगे, और अदर शेल बी लाइबल फॉर कॉम्पनसेशन टू पर्सन हु हैज सस्टेन एनी लॉस और डैमेजेस, ठीक है, वो शेयर होल्डर जिसने प्रोस्पेक्टस के फेथ पर, अच्छा एक्सपर्ट को लायबल अपन तभी कर पाएंगे बच्चों जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अंदर गड़बड़ हो, ये चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे। 35 भी एक्सपर्ट पे कब लगेगी,
जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अंदर अगर कंटेंट्स उसने गलत दिए, वहां पे चीटिंग किया, तो 35 उस पर लगेगी। बाकी मैटर्स के ऊपर, अब एक इंजीनियर ने अपना रिपोर्ट दे दिया कंपनी की मशीनरी पे, लेकिन मिस स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वाले मैटर में था, तो इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, है ना, इतना तो अपन समझेंगे। तो ये लोग बच्चों सारे मिल करके लायबल होंगे, जो भी पार्टी, जो भी शेयर होल्डर जिसने कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, उसके डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, बराबर। लेकिन इसमें भी बचने का रास्ता हमने दिया, क्या रास्ता दिया? सबसे पहला, इफ ही प्रूव्स दैट he withdraw his consent before the issue of prospectus and that it was issued without his authority or consent। सबसे पहली चीज बच्चों को ये कह दे, खास करके डायरेक्टर्स के लिए जनरली ये प्रोविजन जो है वो दे दिए जाते हैं, बराबर, कि भाई उसने अपना कंसेंट प्रोस्पेक्टस से पहले विड्रॉ कर दिया था, बराबर, और जो भी प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है वो उसकी बगैर कंसेंट के हुआ है, उसने तो कंसेंट दी नहीं, और दी थी तो वापस ले ली, बराबर। सेकंड नंबर, प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। प्रोस्पेक्टस तो उसके नॉलेज के बगैर ही हुआ, वो था ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं था कि प्रोस्पेक्टस कब इशू हुआ, बराबर। और जैसे ही उसको पता लगा कि इन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, उसने पब्लिक नोटिस बच्चों दे दिया था। समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, ही विड्रॉ हिज कंसेंट, उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। सेकंड नंबर बच्चों, प्रोस्पेक्टस मतलब दिया तो था लेकिन विड्रॉ कर लिया। सेकंड नंबर के ऊपर प्रोस्पेक्टस बिना उसकी कंसेंट के इशू किया गया, बिना उसके नॉलेज के, और जैसे ही उसको पता लगा उसने क्या किया, उसने इमीडिएटली उसको पब्लिक नोटिस के थ्रू बता दिया कि भाई मेरी कंसेंट के बगैर है। तीसरी चीज, एज रिगार्ड एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट purported to be made by an expert or purport to be copy of expert report and he had reasonable ground to believe on it। उसने कहा कि सर जो भी स्टेटमेंट वहां लिखा गया था वो किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर था, है ना। सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक कंपनी राजस्थान में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और उसके लिए उसने राजस्थान के ज्योग्राफिक एरिया के बारे में या यहाँ के बिजनेस एरिया के बारे में एक इंफॉर्मेशन डाला है, ठीक है। अब उसमें एक एक्सपर्ट का रिपोर्ट भी इंक्लूड है। अब वो जो एक्सपर्ट का रिपोर्ट है उसके बेस पे कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट डाले हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स ने उसको ओके किया है। अब वो जो एक्सपर्ट का रिपोर्ट था बच्चे, वही गड़बड़ था, उसने जो राजस्थान के ज्योग्राफिकल या बिजनेस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी वो गलत थी, उसके बेस पे ही डायरेक्टर ने स्टेटमेंट डिक्लेयर किया था। तो अब यहाँ पे वो क्या प्रूव करेंगे कि सर हमने जो कहा वो उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट का पार्ट था, ठीक है, या एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे हमने बिलीव किया था, उस भरोसे पे हमने स्टेटमेंट दिया था। क्योंकि एक्सपर्ट का डिक्लेरेशन था, उसका रिपोर्ट था, तो हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड था बिलीव करने का। ये चीज अगर वो प्रूव कर देते हैं, अल्टीमेटली मतलब ये बच्चों इनोसेंसी प्रूव करनी है वहां पे। या तो कह दो पता ही नहीं था, या कह दो पता तो था, लेकिन हम तो मान के चल रहे थे कि जो है वो सच है। मासूम इंसान बन जाओ इसके अंदर आप लोग बिल्कुल। लगातार मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा कि क्रिकेट खेलते थे ना, क्रिकेट खेलते थे, सामने वाले का कांच तोड़ दिया तो क्या बोलते थे, अच्छा अच्छा, पहली बात तो एकदम बैट वैट साइड में रख के खड़े हो जाते हैं, अच्छा कांच टूटा, कहाँ टूटा, पता ही नहीं हमको तो कुछ, सॉरी। या फिर सब इनोसेंसी प्रूव कर दे कि नहीं, मारना और कहीं था और गलती से आपको लग गया, या ऐसा कुछ हो गया, वैसा कुछ हो गया। तो इनोसेंसी प्रूव करने के रास्ते हैं, ये प्रूव करना पड़ेगा बच्चों। प्रूव तब होता है जब कोर्ट की समझ में आए, अपने को ध्यान में रखना है। तो रास्ते हैं आपके पास प्रूव करने के। चलिए जी, नेक्स्ट में आगे बच्चों। अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि इतने सारे शेयर होल्डर है, 34 35 में अगर कोई भी केस करना चाहे, 36 आपके कोर्स में इस वक्त में नहीं है, बराबर, इसलिए मैंने हटा दिया से इम्पर्सोनेशन वाला। तो अब ये केस इतने सारे शेयर होल्डर हैं, वो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, मिलकर भी कर सकते हैं। अ सूट मे बी फाइल और एक्शन में बी टेकन अंडर दिस सेक्शन। एग्रीव पर्सन अकेला भी कर सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, या बच्चों आजकल एसोसिएशन बन जाती है। अभी हो रहा है ना, जैसे फीस के लिए, स्कूल की फीस के लिए पेरेंट्स ने क्या किया है, अकेला पेरेंट कहाँ जाएगा कोर्ट के अंदर, तो पेरेंट्स ने मिलकर के एसोसिएशन बना लिया, पूरा पेरेंट्स एसोसिएशन, बराबर। और देन वो मिलकर के सूट फाइल कर रही है, कोर्ट के पास जा रही है। एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे भी होगा। दिस इज कॉल्ड क्लास एक्शन, बराबर, कि एक ही क्लास के लोग एक साथ में आ गए, इंडिविजुअल केस करने की जगह मिल के केस करेंगे, कोई एक जना इनको रिप्रेजेंट कर लेगा तो ज्यादा बेनिफिट उसका मिलेगा। ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए, बराबर। चलिए जी, तो मेजर सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गए बच्चों। Only 3 sections are left. Number 39, सेक्शन नंबर 39, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। फटाफट से देखें क्या पढ़ना है इसके अंदर। 4 चीजें बच्चों मेन फोकस करनी है आप लोगों को। मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितनी होगी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मिनिमम 5%, नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट। शेयर का जितना नॉमिनल अमाउंट है उसके 5% से कम नहीं होना चाहिए आपका एप्लीकेशन मनी, या कोई और परसेंटेज जो सेबी स्पेसिफाई करेगा। स्टडी मैट में यही लिखा हुआ है,
बराबर। तो हम स्टडी मैट के कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। सर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? सेबी जो बोलेगा 25% बोलने दीजिए, हम कंपनीज एक्ट की बात करेंगे कि कंपनीज एक्ट कहता है कम से कम 5% और जो भी कुछ हायर परसेंटेज जो भी कुछ होगा, अदर परसेंटेज, हायर नहीं, सच अदर जो भी सेबी डिसाइड करे। चलिए सर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए बच्चों? मिनिमम अमाउंट टू बी टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी स्टेट इन द प्रोस्पेक्टस और स्पेसिफाइड बाय द सेबी। ये वो अमाउंट है जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिख दिया गया है कि इतना कंपनी को मिनिमम मिलना चाहिए। अब ये प्रोस्पेक्टस में या तो लिख दिया जाए या सेबी डिसाइड करे, जो आप लोग जनरली पढ़ते हो 90%। ध्यान में आया 90% ऑफ इशू वाला? तो हमने कह दिया कि भाई जो प्रोस्पेक्टस में लिखा जाए या जो सेबी स्पेसिफाई करे, और जनरली पब्लिक ऑफर के लिए सेबी के रूल्स काम में आते हैं, तो 90% अपने आप ही हो गया। ठीक है, शुड रिसीव। अब मैं यहाँ कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ले रहा हूं बच्चों, ये सेबी के प्रोविजन नहीं है। दीज प्रोविजंस आर फ्रॉम कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट से ही आए हैं ये, बराबर। सेबी के प्रोविजन अलग, यहाँ हम स्टडी मैट को बेस लेके चल रहे हैं, तो हम लोग कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पे बात कर रहे हैं। ये पैसा जो भी मिनिमम अमाउंट का लिखा गया है वो रिसीव होना चाहिए 30 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू फॉर एनी सच अदर पीरियड स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो अपने मेन नोट्स में मैंने सेबी वाले भी वहां पे लिखे हुए हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट खुद ही कह रहा है कि और कुछ जो सेबी डिसाइड करे, लेकिन कंपनीज एक्ट क्या कहता है? इशू करने से 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पैसा आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड करना है अगले 15 दिन में बच्चों। क्लोजर ऑफ इशू से 15 दिन के अंदर पैसे वापस करने हैं। समझ में आ रहा है? 30 डेज के अंदर डेट ऑफ इशू से पैसा आ जाना चाहिए। नहीं आया तो क्लोजर से 15 दिन के अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा, और अगर 15 दिन के बाद रिफंड किया बच्चों तो 15% पर एनम के साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी एज वेल एज डायरेक्टर्स जो हैं वो जॉइंटली और सिविली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ये भी आपको अच्छी तरह से पता है, सिंपल सी बात है, बराबर। तो कंपनीज एक्ट, सेबी की बात नहीं कर रहा हूं, कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम अमाउंट 30 डेज में आना चाहिए इशू से। नहीं आया तो क्लोजर से 15 दिन में रिफंड कर दीजिए, और उससे लेट रिफंड किया तो 15% पर एनम के साथ करने के लिए कंपनी एंड डायरेक्टर्स आर जॉइंटली एंड सिविली रिस्पॉन्सिबली अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है। सेबी अपनी बात अलग करता है। ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या है बच्चों? कोई भी कंपनी जो शेयर कैपिटल इशू करेगी उसको इशू करने से यानी अलॉट करने से 30 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सारा डिटेल, नंबर ऑफ शेयर्स, कितना प्राइस लिया, कितने शेयर होल्डर हुए, वो सब आपको PS3 के अंदर, बराबर, इस फॉर्मेट के अंदर आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है बच्चों 30 डेज, बराबर। फॉर फीचर को जब री इशू करते हो तो उसमें ये नहीं चाहिए होता है। अदरवाइज कंपनी जब भी शेयर अलॉट करेगी 30 डेज में आरओसी को स्टेटमेंट भेजेगी। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, स्टेटमेंट भेजना है अपने को, बराबर। नाउ व्हाट अबाउट द पेनल्टी? सेक्शन 39 के अंदर पेनल्टी क्या है? द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी। हर डिफॉल्ट के लिए 1000 रुपया बच्चों, ईच डे, जब तक गलती चालू रहेगी 1000 रुपया। लेकिन मैक्स से मैक्स कितना? और 1 लाख रुपीज विच एवर इज लेस, हद से हद 1 लाख रुपया हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बाकी जब तक गलती चालू रहेगी, ये जो टाइमिंग अपन ने दी है ना, तो वहां से जितना लेट तक करोगे 1000 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगने वाली है। ये छोटा सा सेक्शन है 39, आप लोगों को इतना पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है। सर सेक्शन 40 में बचे 4 पॉइंट, सिंपल। सबसे पहला, पब्लिक ऑफर करने से पहले कंपनी शैल मेक ऑन एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज टू ऑब्टेन परमिशन फॉर लिस्टिंग। एक या ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में आपको अप्लाई करना है। एक से ज्यादा में आपने अप्लाई किया और किसी एक ने भी मना कर दिया तो आपका अलॉटमेंट वहीं पे रुक जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, बराबर। और प्रोस्पेक्टस में आपको स्टॉक एक्सचेंज का नेम इंसर्ट करना पड़ेगा बच्चों, जहां आपने अप्लाई किया लिस्टिंग के लिए। तो अप्लाई फॉर लिस्टिंग, नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करो और उसका नाम प्रोस्पेक्टस में डिक्लेयर करो। नंबर 2, डिपॉजिट इन द बैंक। जो भी पैसा रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, वो एस्क्रो अकाउंट बैंक में पड़ा रहेगा बच्चों, जिसमें कंपनी को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक में पड़ा रहेगा कहां तक? जब तक अलॉट नहीं हो जाता है तब तक वो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा। और अगर लग रहा है कि ऊपर वाली कंडीशंस फॉलो नहीं हुई है, ये वाली नहीं हुई या ये वाली नहीं हुई, और पैसा रिफंड करना पड़ रहा है, तो फिर वो पैसा रिफंड में काम आ जाएगा। अलॉटमेंट तक कंपनी उस पैसे को टच करने वाली नहीं है, उस अकाउंट में पड़ा रहेगा, बराबर। अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं किया, ये वाली चीज, तो पेनल्टी कंपनी के अगेंस्ट है बच्चों, मिनिमम 5 लाख से मैक्सिमम 50 लाख। एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट के अंदर है बच्चों 1 ईयर से लगाकर, मतलब 1 ईयर का जेल तो है ही ऑफिसर के अगेंस्ट में, बराबर। मैक्सिमम 1 ईयर है। फाइन मिनिमम 50,000 से 3 लाख या बोथ हो सकता है। नॉर्मल पेनल्टी आप लोग याद करते ही हैं। और बच्चों अंडरराइटिंग कमीशन तो सबको आता है, बहुत पॉपुलर चीज है। शेयर्स के ऊपर कितना होना चाहिए बच्चों? शेयर्स के केस में 5% ऑफ द इशू प्राइस, इशू प्राइस का 5%, बराबर। या जो भी रेट आर्टिकल्स में डिसाइड हो
whichever is less। कल को आर्टिकल बोल दे नहीं तुमको 2% देना है तो 2%, 3% तो 3%, आर्टिकल बोले 6% तो नहीं होगा, आर्टिकल गलत हो जाएंगे, 5% से ऊपर नहीं दे सकते। डिबेंचर्स की बात करूं बच्चों तो 2.5% ऑफ द इशू प्राइस या आर्टिकल जो भी डिसाइड करें whichever is less। यानी कंपनीज एक्ट की तरफ से 5 और 2.5 मैक्स रेट है, बराबर। इनसे कम डिसाइड हो सकती है आर्टिकल्स में तो फिर उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन भी आप लोगों ने किया हुआ है कि कंपनी के आर्टिकल्स में 2% लिखा हुआ है और वो लोग 2.5 करना चाह रहे हैं तो इज इट पॉसिबल? डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप आर्टिकल्स को चेंज करिए, बराबर। चेंज करके 2 की जगह 2.5 ले आइए, क्योंकि मैक्सिमम 2.5 डिबेंचर्स के ऊपर अलाउड है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा जब तक आर्टिकल्स ऑल्टर नहीं होते, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो 5%, 2.5% बहुत पॉपुलर चीज है, बहुत अच्छी सी पॉइंट है, आपको याद रहता है हमेशा। चलिए जी, आखिरी सेक्शन में पहुंच गया बच्चों, सेक्शन नंबर 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। 41 आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ग्लोबल डिपॉजिटरी से 42 बहुत सिंपल। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब एनी ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी कंपनी इस बार पब्लिक में जाने की जगह, अच्छा ये प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी भी करती है, प्राइवेट कंपनी भी करती है, सेक्शन 23 में आप पढ़ के आए, है ना। तो कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को सेलेक्ट कर लेती है कि इन्हीं लोगों को शेयर इशू करना चाहिए, तो सिलेक्शन हो जाता है बराबर से। और ऐसे लोग 200 से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, 200 मैक्सिमम आइडेंटिफाई कर लेगी कंपनी, लिस्ट बना लेगी, 200 लोग होंगे। लेकिन इस 200 की लिस्ट में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बड़े बायर्स जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, ऐसे कोई बायर्स, बड़े बायर्स तो इंस्टीट्यूशन की तरह से इंडिविजुअल नहीं है वो, और साथ में कंपनी के एम्प्लॉयज इंक्लूड नहीं होंगे जिनको आपने सेक्शन 62 के अंदर ईएसओपी स्टॉक एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर शेयर ऑफर किए हैं, तो वो 200 की लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी के सेक्शन में पढ़ते थे ना कि सर 200 की लिमिट में एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है बच्चों किसी एक फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा अब आप कहोगे सर ऐसे तो किसी प्राइवेट कंपनी ने अगर 200 एक साथ कर दिए, तो बच्चे अगर 200 एक साथ कर दिए और 200 लोगों ने शेयर खरीद भी लिए, तो उसके बाद में फिर उनको इशू करने का राइट मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा, समझ रहे हैं। 205 210 नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो बात को। कई बार आपके दिमाग में आता है कि सर 200 हमने एक साल में ही कर दी है, तो प्राइवेट कंपनी तो उसका आगे कर ही नहीं पाएगी, कर सकती है बच्चों, उन्हीं लोगों को और शेयर ऑफर कर सकती है। अब नए किसी को नहीं करेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम नंबर ही 200 है। प्राइवेट प्लेसमेंट कहता है किसी भी एक साल में, क्योंकि ये पब्लिक पे भी अप्लाई होता है, 200 से ज्यादा लोगों को आप ऑफर नहीं करोगे। इन 200 में क्यूआईबीज नहीं इंक्लूड है, 200 की लिमिट में, मतलब क्यूआईबीज और एम्प्लॉयज को इंक्लूड करके आप 200 से बाहर भी जा रहे हैं तो अलाउड है, ध्यान रखेंगे आप लोग, बराबर पुराना पॉइंट है। अब क्या करना है बच्चों, अब जैसे आपने नाम सेलेक्ट कर लिया, आप इनको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजोगे और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजोगे कि भैया भर के भेज दो इन आइडेंटिफाई पर्सन को, ठीक है, जिनका नाम और एड्रेस ऑलरेडी कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया है कि भैया 200, अच्छा जरूरी नहीं कि शेल नॉट एक्सीड 200, हमने तो 50 का लिस्ट बनाया सर, तो जो भी 50 का लिस्ट बनाया उनको एक तो ये ऑफर भेज दो और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज दो, डेडलाइन बता दो कि इतने टाइम तक भर के भेज दीजिए, ठीक है। और प्राइवेट प्लेसमेंट में बच्चों रिनंसिएशन का राइट नहीं है, जैसे राइट शेयर में होता है कि तुम नहीं लेना चाहो तो किसी और को ट्रांसफर कर दो, ऐसा राइट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तुमको लेना हो तो लो, नहीं तो कहानी खत्म। अब सब्सक्रिप्शन का पैसा भेजेंगे, अब इन लोगों को आपने भेजा, मान लो 50 लोगों को, इनको जज गया कि शेयर परचेस करना है, पैसा भेजो कंपनी को, ठीक है। कैसे भेजना है बच्चों, आइदर बाय द चेक से भेजोगे या डिमांड ड्राफ्ट से भेज सकते हो, या और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भेजो, बैंकिंग चैनल आजकल खूब है, लेकिन कैश में पेमेंट नहीं होगा बच्चों, कैश नहीं, कैश नहीं, कैश नहीं, लिफाफे में नोट डाल के भेज दिया नहीं चलेगा, ठीक है। अगेन कंपनी उस पैसे को उस वक्त तक यूज नहीं करेगी बच्चों जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता या रिफंड नहीं हो जाता, समझ रहे हैं आप बात को, अलॉटमेंट या रिफंड, भाई नहीं जमा तो रिफंड हो जाएगा, तो जब तक अलॉट नहीं होता ये पैसा भी सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा रहेगा। और जब कंपनी शेयर अलॉट कर देगी तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो आरओसी को फाइल करेगी, सेम पॉइंट जो आपने पहले पढ़ा कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को फाइल करना है, वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या एक साल में एक से ज्यादा ऑफर हो सकते हैं क्या, यस हो सकते हैं ना भाई, 200 की मैक्स लिमिट है। फ्रेश ऑफर शेल नॉट, सर यहाँ तो मना किया बच्चे, आगे अनलेस लिखा है, fresh offer shall not be made unless the allotment in respect of prior offer, जो आपने पहले की थी अर्लियर वाली, वो जब तक कंप्लीट या विड्रॉ नहीं हो जाती। भाई हमने स्टार्टिंग के अंदर ही 50 लोगों को पहले लिस्ट बना के ऑफर किया, ये अभी तक पैसा आना अलॉट करना बाकी है, तब तक तुम और 50 को करना चाह रहे हो, नहीं चलेगा, पहले इन 50 को शेयर अलॉट हो जाने दीजिए या कैंसिल हो जाने दीजिए। भाई 50 की जगह 5 लोगों ने ऑफर किया था तो हमने ऑफर ही कैंसिल कर दिया, तो जब तक अलॉट या रिफंड जो भी कुछ है, अलॉट या विड्रॉ, अलॉट या कैंसिल वो नहीं हो जाता, तब तक नया प्रोसेस चालू नहीं करोगे आप लोग, बराबर।
हाँ, ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाई पर्सन, अ कंपनी में एट एनी टाइम मेक मोर देन वन इशू। लेकिन याद ये रखना है कि 200 से ज्यादा लोगों को शेयर नहीं जाने चाहिए। इसको लेकर के आप कई बार कंफ्यूजन में आते हो कि सर 200 को तो पहली बार में ही कर दिया था, तो अब तो अपन ऑफर कर ही नहीं पाएंगे। बच्चे, अपने को ये देखना है कि 200 को तुमने पहले ऑफर किया, उनमें से 50 लोगों ने ही लिया। 200 को तुमने पहली बार में ही कर दिया था, उसमें से 50 लोगों ने शेयर लिए, तो अभी तुम 150 को और कर सकते हो। समझ रहे ना? ये नहीं सोचना कि सर 200 तो आपने बोला था कि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाई पर्सन था, वो तो 200 ऑलरेडी हो चुका है। बच्चे, इसीलिए कहा पहला एक खत्म हो जाने दीजिए। तो पहला खत्म होने के बाद पता लग गया कि कहा 200 का था, लेकिन आए खाली 50 लोग ही, जिनको हमने अलॉट कर दिए। तो अभी 150 को हम और अप्लाई करने की ताकत रखते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। ये नहीं सोचेंगे कि सर पहले 200 को किया, अब 150 को कर दिया, तो ये तो सर 350 हो गए। प्रैक्टिकली हम ये चाह रहे हैं, इस पॉइंट के पीछे का मतलब क्या है कि 200 से ज्यादा लोगों को एक साल में शेयर हमको इशू नहीं करना है। वो कंसेप्ट लेकर के आपको चलना चाहिए। बराबर क्लियर है? चलिए जी, अब अलॉटमेंट और रिफंड, जैसा आपको मैंने कहा था, प्रोविजन क्या है, अलॉट सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब आपने उनको लेटर भेजा, उन्होंने आपको पैसा भेज दिया, एप्लीकेशन मनी जो भी था, डिमांड ड्राफ्ट से, चेक से, अदर बैंकिंग मीडियम से, कैश में नहीं, तो वहां से 60 डेज के अंदर अलॉट कर दीजिए। 60 दिन का टाइमिंग लॉ ने दिया है। बराबर, अगर नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो रिफंड कर दो एप्लीकेशन मनी को 15 दिन में फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। बच्चों समझना, 60 दिन खत्म होने के बाद अगले 15 दिन के अंदर, 75 दिन टोटल हो गए, पैसा वापस कर देना चाहिए आपको। बराबर, लेकिन खास बात समझना, इस पीरियड के बाद अगर पे किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां 15% थी सेक्शन 39 में, यहाँ पे 12% पर एनम है। लेकिन इंटरेस्ट कहां से चालू होगा वो देखो, एक्सपायरी ऑफ 16th डे। समझ रहे हो? यानी अगर 60 प्लस अगले 15 दिन में पैसा वापस कर दिया, तब तो बगैर इंटरेस्ट के कर सकते हो, बगैर ब्याज के। लेकिन एक बार 75 दिन हो गए उनकी एप्लीकेशन मनी आए हुए, उसके बाद से अगर पैसा रिफंड किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 76th डे से चालू नहीं होगा, वो आपके 60th डे से ही चालू हो जाएगा। एक्सपायरी ऑफ द 60th डे का मतलब हो गया 61 डे से ही, 61वें दिन से ही ब्याज चालू हो जाएगा। बच्चों, बैक डेट में जाके इस 15 दिन का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 15 दिन में पैसा वापस नहीं किया था। समझ गए बात को? नाउ मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये तो बैंक में रखेंगे, जब तक अलॉटमेंट या रिफंड नहीं कर देते, पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रहेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी, बच्चों, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए किसी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट इशू नहीं करेगी, कोई मीडिया में नहीं जाएगी, कोई मार्केटिंग वाले को, कोई चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, कुछ भी नहीं। कंपनी को जो करना है खुद कर रहा है। इधर कहीं पर भी कोई एडवर्टीजमेंट, डॉक्यूमेंट इशू मीडिया में करना, मार्केटिंग वाले को देना, कुछ भी नहीं कर सकती है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट करना है बच्चों, आरओसी को फाइल करना है 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। समझ रहे हो? आरओसी को, सर वहां तो 30 दिन रह, यस बच्चे समझ लो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नॉर्मली आपने वहां जो पढ़ा था ऊपर सेक्शन के अंदर बच्चे, वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट था 30 दिन का, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कितना है? बराबर से देख लो, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट होना चाहिए। और अगर इसमें डिफॉल्ट किया बच्चों, तो पेनल्टी लगेगी। प्रमोटर डायरेक्टर शेल बी लायबल 1000 रुपया ईच डे। जब तक गलती चल रही है 1000 रुपया पर डे, लेकिन मैक्सिमम 25 लाख रुपया बच्चों अपने को ध्यान में रखना है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का टाइमिंग कितना? 15 डेज। नॉर्मली जो पब्लिक ऑफर होता है उसके लिए कितना है? 30 डेज। बराबर, तो ये अपने को फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। टाइमिंग ध्यान रखोगे, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर नेक्स्ट पे पहुंच गए बच्चों, अगर यहाँ पे आपने जितने मैंने सेक्शंस पढ़ा है, अगर उनको फॉलो नहीं किया, समझना, देखिए इस सेक्शन की पेनल्टी तो यहाँ आ गई, उसके अलावा जो जो प्रोविजन, इस सेक्शन की पेनल्टी तो यहाँ पे कवर हो चुकी है, उसके अलावा जितनी जितनी चीजें आपने पढ़ी उसके लिए पेनल्टी है। इफ अ कंपनी मेक्स एन ऑफर, लिख भी दिया है, अगर कंपनी ने एक ऑफर किया या एक्सेप्ट मनी किया इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन, तो ये वाला तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है, वो तो इसमें वैसे भी कवर नहीं हो रहा है, अलग से हो गया। लेकिन अगर आपने सेक्शन के बाकी प्रोविजंस मतलब फॉलो नहीं किया और पैसा एक्सेप्ट कर लिया, तो द कंपनी भी, प्रमोटर भी, डायरेक्टर भी, तीन लोग, कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, लायबल होंगे पेनल्टी। कितनी? जो भी अमाउंट रेज हुआ बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट से, और 2 करोड़ रुपया विच एवर इज लोअर। बच्चों समझना, पैसा रिफंड करना पड़ेगा, वो तो मरे अलग, वो तो रिफंड करना ही है। उसके अलावा गवर्नमेंट को पेनल्टी, जितना प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा आया, मान लो 1 करोड़ आया, तो 1 करोड़, 2 करोड़ विच एवर इज लेस, तो 1 करोड़। मान लो 5 करोड़ आया, तो 5 करोड़ और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, 2 करोड़ इज लोअर, तो वो देना पड़ेगा। और साथ में पैसा रिफंड करना पड़ेगा, 12% इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस करना पड़ जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। जब आपके ऊपर ऑथोरिटीज, ट्रिब्यूनल, कोर्ट पेनल्टी लगाएगा,
वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, वो भी 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। सर ये कहां से इंटरेस्ट चालू होगा बच्चों, को कोड बताएगा कि जब पैसा लिया था या रिफंड करने की डेट थी या जहां से भी होगा 12% पर एनम के साथ में पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। यानी प्रोविजंस फॉलो नहीं किए तो इतना सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। यानी बगैर आपने भाई आपने एडवर्टीजमेंट इशू करके पैसा ले लिया 200 से ज्यादा लोगों को, मतलब जो भी सेक्शन आपने ऊपर वाले फॉलो नहीं किए तो ये चीज होने वाली है। अब बच्चों पेनल्टी तो लगेगी, उसके अलावा और क्या होगा वो समझ लो। ठीक है, अब इसमें हमने कहा सर ये तो रिफंड की बात कर दी इन्होंने, तो सर ये सेक्शन फिर क्यों लगेगा बच्चों समझिए। डीम टू बी पब्लिक ऑफर, any private placement issue not made in compliance of the provision of subsection 2, खाली subsection 2 की बात करी है इन्होंने यहाँ पे। यानी कौन सा, ये है बच्चों आपका सबसेक्शन 2, ये वाला ये है सबसेक्शन 2। 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 200 से ज्यादा आपने इशू कर दिए तो उस केस में इसको मान लिया जाएगा बच्चों, क्या मान लिया जाएगा, यहां मान लिया जाएगा कि ये हो गया है पब्लिक ऑफर। एनी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू नॉट मेड इन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, बोले तो 200 से ज्यादा लोगों को आपने ऑफर कर दिया, शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक ऑफर, और पब्लिक ऑफर के सारे प्रोविजन उसके ऊपर लग जाएंगे, स्कैरा के, सेबी के, जो भी है वो सारे लगेंगे। अब बड़ा कंफ्यूजन इसके अंदर क्या आता है बच्चों, बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर एक तरफ तो ऊपर आपने बोला कि आपको रिफंड करना पड़ जाएगा बराबर, और दूसरी तरफ आप यहाँ पे बोल रहे हो कि इसको पब्लिक ऑफर मान लेंगे तो हम रिफंड करेंगे या पब्लिक ऑफर मानेंगे। उसके लिए बच्चों बढ़िया काम करते हैं कि ये रहा, आप स्टडी मैट को देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट ओपन कर लिया बराबर से। अब बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 42 के अंदर लास्ट पॉइंट्स के अंदर क्या इन्होंने बोला हुआ बच्चों, इन्होंने सीधा सीधा सा, कि सेक्शन अभी चेंज हो गया हमारे पास में, इन्होंने क्लियर कट आपको बोल दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ भी ऊपर वाले प्रोविजन में दिया उसको छोड़ करके आपको ये सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तो आप समझ जाइए कि अगर सब सेक्शन 2 फॉलो नहीं हुआ है तो उसको पब्लिक ऑफर की तरह ट्रीट कर लेंगे और वो पब्लिक ऑफर की तरह से माना जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर समझ रहे बात को। तो पब्लिक ऑफर की तरह वो माना जाएगा, पब्लिक ऑफर के सारे प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना। बाकी कहीं पर भी कोई चीज फॉलो नहीं हुई है तो ऊपर वाली पेनल्टी आपके सामने है बच्चों, वो तो लगने ही वाली है, कि आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बराबर क्लियर है। तो सीधा सीधा से पॉइंट हो गया बच्चों, सेक्शन खत्म यहाँ पे। तो यहाँ आकर के अब हमारे पास में पूरा प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर आप लोगों को मैंने फटाफट से रिवाइज करवा दिया है। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि और भी चैप्टर्स का रिवीजन आपको चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, तो मैं और वीडियोस फटाफट से आप लोगों के लिए बना करके ले आऊंगा। क्योंकि एग्जाम्स अगर बिल्कुल सही समय पे होने वाले हैं जो डिसाइडेड है, तो बस ये महीना हमारे लिए खास हो जाएगा, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ऑल दी बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, इस वक्त के अंदर ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो अपना ख्याल रखिए और खूब सारा पढ़ाई करते रहिए। अगेन ऑल दी बेस्ट, बाय बच्चों, फिर मुलाकात होती है। थैंक्स अ लॉट।